हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की। हालांकि ये बातें आप अपनी अगले क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो हम जानते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आप पहले जानते ही, पहले पढ़ चुके हैं कि कौन से अल्टरनेट होते हैं, कौन से एक्सटीरियर होते हैं, ठीक है। खाली इसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, पोस्टुलेट 5 याद करो कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब दो लाइन के ऊपर कोई लाइन गिर रही है और उनके सेम साइड का एंगल्स का सम अगर 180 से कम है तो वो पैरेलल नहीं होंगी, लेकिन अगर 180 है तो वो पैरेलल होंगी। ये बात हम जानते हैं। अब इसमें कुछ एंगल्स हैं, जैसे एक ही साइड के एंगल, जैसे ये ऊपर इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर ये एंगल, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ये नीचे वाला एंगल तो ये इसके इक्वल हो जाए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। सिमिलरली यहाँ और ऐसे, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर इनको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं 2 = 4, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, 2 = 4 होगा, 7 = 6 होगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसी बात करें जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात, अल्टरनेट एंगल्स की बात हम करते हैं कि जब जेड बन रहा हो, ये पुरानी बातें हैं, मैं तभी इसमें ज़्यादा भी जोर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है, मतलब कम से कम ये बात तो आप लोग जानते ही हो। जेड वाली 4 = 8 होगा, 7 = 3 होगा, इनको इंटीरियर कहेंगे, इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे, ये बात आप जानते ही हैं, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। 1 = 7, 2 = 8, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बात है नहीं। तो ऐसी एक नॉर्मल बात ये भी है कि अगर ये इसके इक्वल है और ये लाइन इसके, सॉरी, अगर L इज पैरेलल टू M and M इज पैरेलल टू N, देन L विल बी पैरेलल टू N। एक्सियोम 1 याद करो, if L = M, M = N, then N is also equal to N। तो ऐसी L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, तो L पैरेलल टू क्या भी होगा, N भी होगा, ठीक है। और कुछ अगर इसमें बाकी कुछ थ्योरम है 6.3, 6.4, 6.5, इसको अगर हम वैसे ही पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात इसमें करी नहीं गई है, ठीक है। ये कहता है कि फॉर ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल। ये आप जानते हैं भाई, ये बात हम जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बातें इसमें कही नहीं जा रही है, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जानते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम ये सब बातें कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब सीधे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 की, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ लेंगे, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है, आप अगर पिछले वाला वीडियो अगर आप अच्छे से देखे हैं तो आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताया गया है कि सिर्फ ये दिया हुआ है 50 है, 130 है, और आपसे कहता है फाइंड x एंड y, then show that AB पैरेलल टू CD। तो इसी बात के साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, देखो एक नॉर्मल बात है ना, वाइस वर्सा जो हम कहते हैं कि अगर ये x और ये y इक्वल हैं, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, तभी तो कह रहे होंगे ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बात समझना कि लाइंस पैरेलल हैं तब ये x और y इक्वल हैं। तो इसका उल्टा बोलोगे तो क्या बोलोगे, अगर ये दोनों बातें इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के। अगर ये 50 और ये जो ऊपर का एंगल है ये सेम है, अगर ये x और 130 इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब इसका वाइस वर्सा। पहली बात तो ये होती कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन x = 130, बट here you have to prove that AB parallel to CD. For that, what we will do, we will prove that x is equal to 130, either x = 130 or x = y. If we are able to prove that it, then we can say easily that AB is parallel to CD.
ठीक है, तो दोनों क्या है, वाइस वर्सा है कि अगर x और y इक्वल हैं तो ए बी पैरेलल सी डी है, अगर x और y अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, ठीक उसका अपोजिट चलेगा। तो अब पहले x और y लेके आते हैं। सिंपल सी बात होगी कि फिर यहाँ पर को हम इसमें लीनियर पेयर लगा सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 कह सकते हैं लीनियर पेयर। तो x इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 50, तो x इक्वल टू जाएगा कितना, 130। अब आप कह सकते हो भाई ये नीचे वाला एंगल और यहाँ एंगल ये इक्वल है, तो सीधी सी बात है ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ऐसी y निकालें। ठीक है, y क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 130, तो y भी 130 हो गया, x भी 130 हो गया। x इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए बी पैरेलल टू सी डी। ये बात यहाँ पर को अंडरस्टैंडिंग है कि अगर x 130 है, y 130 है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए बी पैरेलल टू सी डी हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ and y ratio z is equal to 3:7, then find the value of x। ओके, तो आपको y और z का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे और आपसे कहता है फाइंड x। तो अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है। इस बात का अभी अभी मैंने एक मतलब बताया था, ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है। इसका सीधा सीधा मतलब है ए बी पैरेलल टू ई एफ भी होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब अगर ए बी पैरेलल टू क्या है, ई एफ है, तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ समझते हैं कि x, अब अगर आप बीच वाले को एज्यूम न करो तो ये एक z जैसा क्रिएट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो यानी कि x वही होगा जो z होगा, ये मैं कह सकता हूँ भाई x वही होगा जो z होगा। अब x आ जाए तो z अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं x की जगह z रख सकता हूँ और मेरे को y और z का रेशियो पता है 3:7। तो मान लिया कि लेट y कितना होगा, अब 3 क्या मान लें, 3a बोल देते हैं और z कितना 7a। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x की जगह तो मैं z रख सकता हूँ, तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 और z की जगह अभी अभी हमने कहा 7a रखो और y की जगह 3a रखिए, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10a इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 18। a आया 18, बट हमको a तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, x। अब x तो किसके इक्वल है, z के इक्वल है और z कितना माना था 7a, तो z इक्वल टू x इक्वल टू 7a एंड 7 इंटू a की जगह 18, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 18 7 जा 126। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ई एफ ओके, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये जो ई एफ है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, इसको ई मत समझना, ये एफ है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, आगे कहता है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। ओके, एंगल जी, अच्छा ई नीचे है, जी ई डी, ये पूरा 126 दिया है इसने। फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी ई, यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये छोटा एंगल ये बताना है आप लोगों को, एंड एंगल एफ जी ई, एंड एंगल एफ जी ई ये भी बताना है आप लोगों को। ओके, तो अब देखते हैं फिर क्या ज़रूरत है और कैसे लाया जा सकता है।
अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि ये पूरा 126 है और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को 126 से लाने के लिए 90 में इतना ऐड किया होगा। इसका मतलब ये है कि एंगल GED ये 126 है दिया है, लेकिन ये 126 कब आया होगा, ये GD कब आया होगा, जब इसमें मैं GEF प्लस 90 ऐड किया है। ठीक है, तो एंगल GEF 126 माइनस 90, एंगल GEF ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36। तो एंगल GEF तो ये तो आया 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या निकालना है। एक तो आया GEF ही हमारा आ चुका, अब हमको FGE निकालना है। एक तो ये निकालना है FGE, ओके, और AGE निकालना है। ये देखो, ये आएगा तो ये अपने आप आएगा, ये आएगा तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर भी यहाँ पर को हम देख पा रहे हैं लगता हुआ। ठीक है, अब तो सब लगेगा भाई, जितना आपने पढ़ा है सब थोड़ा थोड़ा लगता ही रहेगा। हो सकता है अदर मेथड से भी बन जाए, लेकिन जो सामने दिखा, जो नज़र में आया, या फिर जो दिमाग में पहले क्लिक किया, हम उसका यूज़ कर ही देंगे। ओके, अब ये समझो कि ये AB जो है ये CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक Z बनेगा, ये एक Z बनेगा, तो ये ट्रांसवर्सल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, यानी कि एंगल GFE, एंगल GFE जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हमने निकाल दिया है अभी, GFE ये हुआ 90। अब ये 90 हो गया है। अब आओ इन ट्रायंगल GFE में, इस वाले ट्रायंगल में देखो तो ये 90 प्लस ये वाला 36 प्लस ये वाला एंगल, यानी कि क्या बोलेंगे FGE, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। तो भैया आप यहाँ से इस बात को निकाल लें, ये दोनों कितने हो जाएगा 90 प्लस 36 126, यहाँ जाएगा 126, एंगल FGE इक्वल टू जाएगा 4 तो क्या 5 54 54 डिग्री। तो एंगल FGE आ गया 54 डिग्री। अब मैंने कहा था ये जैसी आएगा आप लीनियर पेयर से इसको बता सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का सम, यानी कि किस किस का सम, एंगल FGE प्लस एंगल AGE इज इक्वल टू होगा 180, और FGE 54 आ ही चुका है, एंगल AGE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, तो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो भाई, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते थे कि भाई ये भी एक Z बन रहा है, देखो तो ये और ये इक्वल होंगे, तो 126 और 120 ये भी इक्वल होगा। मैं कह रहा हूँ ना, आपको जो पहले क्लिक कर गया दिमाग में उसके साथ चलिए, ज़रूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ आपको वही पढ़ना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके, विच कम फर्स्ट यू विल यूज़ दैट ओनली, ओके। तो बन जाएगा, कैसे भी बन जाएगा, आप अप्रोच लगाओगे तो किसी और मेथड से भी बन ही जाएगा, कोई और एंगल्स प्रॉपर्टी का यूज़ लगा के भी बन ही जाएगा। ये तो अब जो मेरे को दिमाग में पहले आया मैंने वो लगा लिया। ठीक है, मैंने बता भी दिया, ये 126 है, ये भी 126 होगा, ये 126 से 54 हो जाएगा, बात ऐसी भी बन गई, मैंने ट्रायंगल से लगा दिया, थोड़ा सा एक स्टेप लेंदी कह सकते हो इस मेरे काम को। बाकी आप लोग खुद से सोचो तो कुछ ना कुछ ईजी आप बना ही लेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं इन फिगर PQ पैरेलल टू ST, ये लाइन इस ST के पैरेलल है, और PQR यानी कि एंगल PQR ये वाली बात आपको 110 डिग्री दी है, और RST ये भी आपको दिया हुआ है 130 डिग्री। नाउ फाइंड QRS ये छोटा वाला एंगल। तो इसके लिए छोटा सा काम भी करेंगे, जितना छोटा एंगल यहाँ पर निकालना है उतना ही छोटा एक काम यहाँ पर करते हैं कि एक पैरेलल लाइन, ठीक है, ST से एक पैरेलल लाइन, ST के एक पैरेलल लाइन जो R से होते हुए जाए, एक लाइन पैरेलल जो R से होते हुए जाएगी, ठीक है, ST के पैरेलल होगी,
अब भाई एस टी के पैरेलल है तो वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसको अगर नाम दे भी दें पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे बना है, चलो ए भी कह देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है नाम से, तो ठीक है। इसने कहा कि हमने एक काम किया, ड्रॉ अ लाइन, ये लिखोगे भाई, ऐसे कामों में आपने बताना पड़ेगा आपने क्या किया है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, ठीक है। अब ये एस टी अगर पैरेलल टू ए बी हो रहा है तो ऑब्वियस है कि ए बी किसके पैरेलल होगा, पी क्यू भी पैरेलल होगा, क्योंकि पी क्यू तो एस टी के पैरेलल है और एस टी ए बी के पैरेलल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, तो ए बी पैरेलल पी क्यू भी हो ही जाएगा। अब बात समझनी है आपने कि आपको बेसिकली ये छोटा वाला एंगल देना है। अब समझते हैं कि ये पी क्यू किसके पैरेलल, ये पी क्यू पैरेलल हो चुका है ए पी के, और अगर आप देखें तो ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको आगे बढ़ा के समझ जाए तो समझ में आ जाएगी आपको बात, ये एक ट्रांसवर्सल आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर एक ट्रांसवर्सल आ रहा है तो यहाँ पर कुछ छोटी सी बात ये समझनी पड़ेगी कि ये ट्रांसवर्सल आया तो ये जेड बन रहा है, ठीक है, ये जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये 110 है तो ये पूरा भी 110 होगा, बट इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, ये छोटा एंगल चाहिए। लेकिन इतना तो पता चला कि ये पूरा 110 है, अगर ये मिल जाए तो फिर ये अपने आप आ जाएगा। उसके लिए हम ये देखें कि एस टी जो है वो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक आर एस एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये जो सेम साइड, ये जो एक तरफ के एंगल है, सेम साइड के एंगल हैं, इनका सम 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये 130 है तो इसको 180 बनाने के लिए इसने 50 होना पड़ेगा। ये अगर 50 हो जाता है और ये पूरा तो 110 होना है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60। बस इतने में बात खत्म हो गई, ओरली बन गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल क्या कहते हैं, बी आर एस कह देते हैं, एंगल बी आर एस इक्वल टू होगा 180 के, और जैसे क्योंकि हमको ये 130 दिया है तो एंगल बी आर एस इक्वल टू 180, तो एंगल बी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल बी आर एस इक्वल टू हो जाएगा कितना, 50। तो ये तो मिला कौन सा, इतना सा एंगल, और हम ये भी जानते हैं कि ये पूरा कितना होगा, 110। क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल ए बी भी तो है, तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर बी के, तो यानी कि एंगल पी क्यू आर कितना है, 110, और क्यू आर बी ये पूरा एंगल किन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 50 प्लस क्यू आर एस में, 50 प्लस क्यू आर एस में। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 110 माइनस 50 कितना हुआ, 60। तो ये जो छोटा एंगल है ये कितना आया, 60 डिग्री। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 127, फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर आप फिगर जब बनाए तो स्केल का ही यूज़ करना, तो मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है उसमें, तो इस वजह से मैं विदाउट स्केल ही कर लेता हूँ। तो आप ऐसा काम न करें, आप लोग स्केल का ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हमको देखिए समझना, हमको क्या चाहिए, ए बी पैरेलल सी डी है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है भाई, देखिए ये जेड बन रहा है, तो 50 इक्वल टू एक्स हो गया। अरे बता देना डियर, ये अल्टरनेट बन रहा है इंटीरियर एंगल, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बातें एक्सप्लेन करनी, ठीक है। इंटीरियर एंगल जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर भी लिख देना, कहीं कहीं पे मैंने उस पैर में लिखा हो तो भी लिख देना, एक्स से 50 हो चुका है,
अब ट्राइंगल पी क्यू आर को देखो, ये जो 127 है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, ये भी तो आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो वो x प्लस वाई के इक्वल होगा, 127 x प्लस वाई के इक्वल होगा ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 127 इक्वल टू एक्स की जगह कितना आया 50 प्लस वाई, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50, हो जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, तो x आया कितना 50 डिग्री और y आ गया 77 डिग्री। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS, ठीक है। तो PQ एंड RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. देखिए, इसने कहा कि PQ और RS जो है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक इंसिडेंट रे आई AB जो यहाँ स्ट्राइक करी, और उसके बाद AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B. द रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ओके, and strike the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. तो ये आपका फिगर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया कि हमको AB को किसके पैरेलल दिखाना है, CD के, मतलब जो AB लाइन है ये CD के पैरेलल है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर को आप देख सकते हैं हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल टू CD। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, कि B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने का रीज़न क्या है कि आप जानते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है वो इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यानी कि ये वाला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये हमने नाम इसको दे दिया। अब इतना तो आपको पता चल गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होना है। अब बात करें हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए कि अगर मैं चाहूँ कि ए बी पैरेलल सी डी हो जाए, तो अगर ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के इक्वल हो तो कह सकता हूँ कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। तभी तो ऐसा हुआ है। अभी तो बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑब्वियस है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक वाइस वर्सा। तो इसका मतलब अगर मैं कैसे भी ये दोनों को आपस में इक्वल दिखा दूँ, यानी कि 1 + 2 = 3 + 4 दिखा दूँ, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिखा दूँ, तो मैं कह सकता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। तो 1 = 2 है और 3 = 4 है, इतना हमको पता है, ठीक है। अब ऐसे ही ओके, तो 1 = 2, 3 = 4, ये तो हमने बता दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर कोई एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये तो आपने बता दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ और, ये जो है, ये जो बात है, ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो मस्ट बी और पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब है 2 किसके इक्वल होगा, 3 के। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। ऐसे ही अब हमने कहा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो चुका है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो ऑब्वियस है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर इसको आप इसको मान लो तो आप कह सकते हो एंगल 1, 2 और 3 की हेल्प से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो अगर मैंने, आप एक्सियोम याद करो, अगर आप ट्वाइस भी कर दो तो दोनों बातें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4, और इसका मतलब हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 1 की जगह क्या रख सकते हो, एंगल 2। ऐसे एंगल 4 की जगह क्या रख सकते हो, एंगल 3।
और एंगल 1+2 आपको मिला के क्या देगा, एंगल बी, और 3+4 मिला के देगा एंगल सी। तो यही बात हमने करी थी कि हमको ये, अगर हम ये ले आए तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। अब इसको थोड़ा सा दोबारा से एक बार समझ लें। हमने इसने कहा था कि ए बी एक रे है जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि वह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन की हमने एक बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर BE एंड CF, ठीक है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ परपेंडिकुलर BE एंड CF। तो हमने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद हमने कहा SE3 इक्वल टू B4 होगा, ठीक है। अब 1 इक्वल टू 2 हो चुका है, 3 इक्वल टू 4 हो चुका है। अब हमने कहा 2 इक्वल टू 3 भी होगा, क्योंकि ये BE और CF क्या है, परपेंडिकुलर लाइन से तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो 2 इक्वल टू 3। अब 1 2 के इक्वल है, ठीक है, और 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ऑब्वियस है 1 किसके इक्वल होगा, 4 के। तो हमने कहा अगर दोनों को ट्वाइस दे देंगे तो तब भी बात ही करेंगे, 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4। तो 2 एंगल 1 का मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 4 का मतलब है कब आया होगा, जब एंगल 4 प्लस एंगल 4 हुआ होगा। अब एंगल 1 की जगह एक एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिया, और यहाँ एक एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दिया। तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इट मीन्स ए बी पैरेलल CD, ठीक है। हो जाएगी यहाँ तक की बात। तो ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 फिनिश होती है, ओके।